Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called Alice in Borderland और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने इसके पहले एक्सप्लेन करे हुए सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल हमेशा की तरह उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से जाकर आप उन बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसके लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि आगे आने वाले एपिसोड्स बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और दमदार होने वाले हैं, तो उसी में से आज एक की बारी है यानी कि 6th एपिसोड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत पुराने वाले गेम से ही होती है। यानी कि इस वक्त क्वीन की टीम में 17 कंपेटिटर्स होते हैं जबकि चैलेंजर टीम में सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं यानी कि छोटा बच्चा, आरिसू और ओसाकी। और इस बार बीट करने की बारी थी रेड टीम की, यानी कि क्वीन आकर अब इन तीनों को अपनी टीम में मिला सकती थी। इसके सामने हालांकि ओसाकी भी आ जाती है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट भी होती है, लेकिन जानबूझकर हुकुम की बेगम ओसाकी को अपनी टीम में नहीं मिलाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये कभी भी आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसी के साथ हमें इन दोनों के कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी बताया जाता है, जहां एक तरफ ओसाकी सारे खेलों को जीतकर अपनी दुनिया यानी कि अपने घर वापस जाना चाहती थी, वहीं पर हुक्म की बेगम जो कि हमेशा के लिए यहीं पर रहकर इन्हीं गेम्स को खेलकर एंजॉय करना चाहती थी और अपने आप को सेफ रखने के लिए ओसाकी जैसे डबल एजेंट्स या फिर कहें कि खुद पर भारी पड़ने वाले कंपेटिटर्स हरवा दिया करती थी। अब लड़ते लड़ते इनके 5 मिनट की टाइमिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब बारी थी चैलेंजर टीम की। इस वक्त ये इनका 15th राउंड चल रहा था और अगर इसमें ये तीनों कोई खेल नहीं दिखा पाते अच्छा तो ये लोग मारे भी जा सकते थे अगले राउंड में आने से पहले। तो इस बार इन्हें कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में जुटाना था, जहां पर आरिसू अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि अगर हम अलग अलग होकर इनके पीछे भागेंगे तो फिर ये सिंगल पर्सन ही हमारे हाथ में आएंगे। हमें कैसे भी करके ज्यादा लोगों को टच करने के लिए एक बड़ा गैंग चाहिए होगा, इसीलिए ये जानबूझकर खुद पहले उनके सामने आते हैं, इन्हें अपने पीछे दौड़वाते हैं। बाकी कंपेटिटर्स को भी लगता है कि हाँ ये लोग अब पकड़ में आने ही वाले हैं, इसलिए जहां पर भी एक जगह 3-4 लोग मौजूद होते ये लोग पीछे से आकर उन्हें टीम ब्लू में कन्वर्ट कर दिया करते और अब धीरे धीरे करके इनके टीममेट्स बढ़ने लगते हैं। हालांकि जो पहले नॉर्मल वाले चैलेंजर टीम में हुआ करते थे, जो कि अब हुकुम की बेगम की कहने की वजह से रेड टीम में आ चुके थे और उन्हीं का साथ निभा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमें आगे आने वाले गेम्स भी नहीं खेलने पड़ेंगे, हमारी लाइफ सेफ भी रहेगी और वैसे भी हमेशा खेल दमदार खिलाड़ियों के साथ ही खेलना चाहिए। तो उनका भी माइंड वॉश यहाँ पर आरिसू और ओसाकी कर देते हैं और ये कहते हैं कि देखो हम जानते हैं कि इस खेल में अगर तुम यहाँ पर रह जाते हो तो तुम्हें लाइफ खत्म होने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन क्या तुम हमेशा के लिए यही जिंदगी चाहते हो कि रोज मासूमों के साथ गेम खेलकर उन्हें हरा दो और फिर उनकी मौत का खुद जिम्मेदार बनो? इससे बेहतर तो यही है कि सिर्फ एक बार पूरी जी जान लगाकर खेलो, अपनी टीम को वापस से ब्लू में कन्वर्ट कर लो और हुकुम की बेगम का खेल आज ही खत्म कर दो। अब ये बात सुनने के बाद तो हर कोई तैयार हो जाता है और धीरे धीरे करते रेड टीम अब पूरी तरीके से ब्लू टीम में कन्वर्ट हो जाती है और आखिर में सिर्फ बचती है हुकुम की बेगम। जिसके बाद इस खेल का आखिरी राउंड शुरू होता है और यहाँ पर वो समझ गई थी कि अब वो एक साथ इन 19 कंपेटिटर्स को टच करके रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, इसीलिए वो खुद ही हार मानकर उस फ्लोर की रेलिंग पर खड़ी हो जाती है, जहां पर आरिसू कहता है कि मैं जानता हूं कि अब तुम हारने वाली हो और हमेशा से ही गेम मास्टर ने अपने रूल्स फॉलो किए हैं। अब चाहे वो फेस कार्ड वाले प्लेयर्स क्यों ना हो या फिर हम चैलेंजर्स क्यों ना हो, जिसने गलती करी या हार गया वो हमेशा मारा जाता है। मगर मरने से पहले मैं तुमसे एक सच जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जब सारे गेम्स पार कर लिए जाएंगे तो उसके बाद में घर कौन कौन जा पाएगा? जिस पर बेगम का कहना था कि जब सारे गेम्स पार कर लोगे तो सच्चाई खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी और वो ऊंचाई से रेलिंग से कूद जाती है। तभी लेजर आकर उसे शूट करती है और वहीं पर बेगम की डेथ हो जाती है और यहाँ पर ये लोग इस खेल को जीत जाते हैं। अब जो लोग बच चुके थे वो लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं क्योंकि इनके पास में अब ऑलमोस्ट 12 दिनों का वीजा था। इसी के साथ आरिसू और ओसाकी भी काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए ये थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए अलग निकल जाते हैं और ये उसी प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं जहां पर कभी अकाने थी और वहां उबलती मौत का
खेल हुआ था, मगर इस वक्त ये पानी थोड़ा बहुत लेवल में आ चुका था, यानी कि ना तो ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म, यानी कि कह सकते हैं कि गुनगुने लेवल पर था। या फिर इस ओपन एरिया बाथ को हॉट स्प्रिंग बाथ भी कहते हैं। जब मैं वियतनाम में था तो मैंने हॉट स्प्रिंग बाथ लिया था, जहां पर पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ही एक सेट टेम्परेचर डिग्री पर होता था और गर्म पानी में लेटने से बहुत सारे जहां पर लगी हुई होती है वो दर्द भी कम हो जाते हैं, तो ये दोनों ही पानी में आराम से बैठ जाते हैं। हालांकि पहले तो ये दोनों अलग अलग लोकेशन पर थे, बीच में एक दीवार थी ताकि कोई एक दूसरे को देख ना पाए, लेकिन तभी इनके सामने दो बड़े बड़े हाथी जो कि जंगलों से निकलकर शहर में आ चुके थे, और ये भी कपल होते हैं और आपस में गर्म पानी से एक दूसरे को नहला रहे होते हैं। इस दृश्य को देखकर ओसाकी और आरिसु दोनों ही करीब आ जाते हैं और इस अद्भुत दृश्य का मजा लेने लगते हैं। तभी इन दोनों की ही दूरियां करीबियों में बदल जाती है, इनके बीच में किस भी होता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर हम कोइना को देख पाते हैं जो कि चलते चलते शहर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर वो उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कभी उसकी मॉम एडमिट थी। यहाँ पर वो उन दोनों की एक पुरानी पिक्चर को भी देख पाती है, अपनी माँ को याद करती है और कहती है कि आपने हमेशा मेरे अच्छे भविष्य के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, आपकी इन कुर्बानियों को मैं जाया नहीं जाने दूंगी और इस बार सारे गेम्स को जीतकर अपनी दुनिया में वापस लौट आऊंगी। मीनवाइल हम नायोमी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी जंगल में होती है और अभी तक उसे पार नहीं कर पाई थी, तभी उसे एक हिरन की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है और इसी के साथ हमें उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे वो एक पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में थी और डेड बॉडीज पर रिसर्च करके ये तय करती थी कि इसका मर्डर हुआ है या फिर सुसाइड केस है। ये अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और नायोमी सोचती है कि मैं अपने आप की जान ऐसे यूं ही जाया नहीं होने दूंगी और गेम को जीत कर ही दम लूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर शुंतारो पर और इस बार ये खेल होने वाला था ईंट के बादशाह का और जगह होती है कोर्ट। इस खेल में टोटल 4 कंपेटिटर्स बैठे होते हैं, एक होता है मैथमेटिशियन, एक होता है शेयर मार्केट में डील करने वाला बिजनेसमैन, एक होती है लाइफस्टाइल फैशन ब्लॉगर या फिर कह सकते हैं कि एक अमीर फैशन इन्फ्लुएंसर, तीसरा होता है शुंतारो और चौथा होता है इस गेम का ईंट का बादशाह यानी कि नंबर 2। जिसके बाद इस गेम के रूल्स बताए जाते हैं। टाइम लिमिट इस बार कुछ भी नहीं थी, खेल बस इतना सा था कि इनके सामने जो टैबलेट पड़ा है इन्हें 0 से लेकर 100 तक कोई भी एक नंबर चूज करना है। अब जो भी लोग नंबर चूज करेंगे उनके बाद उनका एक एवरेज निकाला जाएगा, फिर उन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8 से और फाइनल में जो नंबर इनके सामने आएगा और जो बाकी लोगों ने नंबर्स चूज किए हैं, यानी कि जिस भी कंपैटिटर के नंबर एवरेज वाले नंबर के आसपास होगा और जिसका नंबर एवरेज नंबर से बहुत ज्यादा दूर होगा उसका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। और अगर खेल -10 तक पहुंच जाए तो फिर ऊपर मौजूद जो तराजू था उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा था, वो तराजू का सारा एसिड उस बंदे पर गिर जाएगा और वो सीधा ऊपर की हवा खाएगा। जिसके बाद इस शानदार खेल की शुरुआत होती है। सबसे पहले हर कोई एक दूसरे को एनालाइज करने लगता है। कोई सोचता है कि अगर मैं 36 चुनूंगा तो सामने वाला 55 चुनेगा, कोई सोचता है कि मैं अगर 0 चुन लूंगा तो कोई अगर 100 चुन लेगा। जहां पर मैथमेटिशियन कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था, वहीं पर शेयर मार्केट वाला भी खुद का दिमाग लगा रहा था कि आखिर ये लोग क्या चुनेंगे जिसके हिसाब से मैं अपना नंबर चूज करूं। और अब सभी लोगों ने अपने अपने नंबर्स चूज कर लिए थे जो कि होते हैं 15, 21, 14, 16 और 17, जिनका औसत निकलता है 16.6। इसे मल्टीप्लाई किया जाता है 0.8 से, जिसका फाइनल आंसर निकलता है 13.28। अब 13.28 के सबसे करीब होता है 14 पर ईंट का बादशाह यानी कि नंबर 2, तो वो तो जीत जाता है। मगर जिसका नंबर सबसे ज्यादा दूर था यानी कि फैशन इन्फ्लुएंसर, उसके पॉइंट्स घट जाते हैं। अब ऐसा करते करते काफी सारे राउंड्स होते जाते हैं, कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसी के साथ हमें नंबर 2 की पास्ट लाइफ भी दिखाई जाती है, जहां पर वो एक लॉयर था और इस वक्त उसे इस शहर के एक बड़े बिजनेस टाइकून ने अपने एक प्रोडक्ट की खराब हालत के चलते कुछ लोगों की जान चले जाने पर अदालत में हुए केस से बचने के लिए हायर किया होता है। यहाँ हमारे एडवोकेट यानी कि नंबर 2 का कहना था कि देखो सर, आपके प्रोडक्ट में जरूर कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिसकी वजह से गरीब लोगों की जानें चली गई। जिस पर बिजनेसमैन का कहना था देखो, बिजनेस करते वक्त छोटी मोटी चीजों का सामना करना ही पड़ता है। अब इन 4-5 लोगों की जान के बदले में इतना हजारों करोड़ का एम्पायर बर्बाद तो होते नहीं दिख सकता ना।
अदालत में एक गलत रिपोर्ट पेश कर दो कि ये लोग ऑलरेडी काफी टाइम से बीमार चल रहे थे और मजबूरी में आकर पैसा ना होने की वजह से खुद ने ही जहर खाकर अपने आप की खुदकुशी कर ली। जहां पर कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और इस बार एक और राउंड होता है। इस बार इनके नंबर्स थे 0, 1, 0, 0 और 100 और जब इनका औसत निकाला जाता है तो वो होता है 20.2 और इंटू किया जाता है 0.8 से तो औसत निकल करके आता है 16.16। और अब क्योंकि बहुत सारे राउंड्स हो चुके थे, सभी के नंबर्स डिक्रीज हो रहे थे, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही खिलाड़ी माइनस में खेल को खेल रहे थे। और जैसा कि खेल का रूल है, जो भी -10 पर पहुंच जाएगा उसे सल्फ्यूरिक एसिड से नहला दिया जाएगा। तो सबसे पहले बारी आती है उस शेयर मार्केट वाले बिजनेसमैन की, जिसके बाद में बारी आती है उस मैथमेटिशियन की। अब यहाँ खेल में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, फैशन इन्फ्लुएंसर, ईंट का बादशाह और शुंतारो। इन तीनों को ही खुद के दिमाग से खेल खेलना था। अगर ये कोई बड़ा नंबर चूज कर लेते हैं और बाय चांस औसत से जो नंबर यानी कि एवरेज से जो नंबर बाहर निकल कर आता है वो इनकी पहुंच से बहुत दूर हुआ तो ये मारे जाएंगे। इसलिए इन्हें कैसे भी करके छोटा नंबर ही चूज करना था। इनफैक्ट अभी तीनों एक दूसरे के दिमाग को रीड कर रहे थे कि सामने वाला क्या नंबर चूज कर सकता है। जहां पर शुंतारो यूं ही दिमाग से मेजरमेंट लगाता है कि जब कभी 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को चूज करने की बारी आए और अगर एवरेज से नंबर निकाला जाए तो हर कोई 50 के ऊपर वाले नंबर सोचने लगता है। और जहां तक रही ऑब्वियस नंबर्स की बात यानी कि 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो वो भी लोग चूज नहीं करते और आम जिंदगी में हम 3 और 5 और 8 जैसे नंबर्स को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर एवरेज नंबर्स निकाले जाए तो वो होंगे 62, 72, 74 और 69। लेकिन ज्यादा बड़ा नंबर खतरे का नंबर हो सकता है तो उसने जरूर 62 चुना होगा। जहां पर हम ये देख पाते हैं कि उसने 62 ही चूज किया था, जिसका औसत निकलकर 23 के आसपास आया था और वो नंबर शुंतारो का था। इसलिए वो इस खेल को जीत जाता है और 10 पॉइंट्स माइनस में चले जाने की वजह से अब वो सल्फ्यूरिक एसिड उस फैशन इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी गिर जाता है और वो भी उसमें जलकर मारी जाती है। अब खेल में बचे थे सिर्फ 2 लोग। इसी के साथ अब गेम के रूल्स भी चेंज हो गए थे, यानी कि अगर किसी ने 0 लिया और किसी ने 100 तो जो 100 लेगा वो जीत जाएगा और 0 वाला 1 पॉइंट माइनस में हो जाएगा। इसी के साथ हमें शुंतारो की बैक लाइफ भी दिखाई जाती है, जहां पर वो एक डॉक्टर था। मुझे तो इतने टाइम से ही लग रहा था अपनी लाइफ में कोई क्रिमिनल होगा, लेकिन ये तो डॉक्टर निकलता है। इस वक्त एक बच्चे का इलाज चलने वाला था, मगर उसके इलाज में पैसों की कमी थी। यहाँ पर उसकी मॉम भी खड़ी थी। शुंतारो कहता है कि मैं अपने हॉस्पिटल के फंड से बात करता हूँ, अगर वहां से कुछ पैसे निकल जाए तो तुम्हारे बच्चे का इलाज जल्द ही हो पाएगा। मगर तभी वहां पर उसका सीनियर आ जाता है और कहता है कि इस बच्चे के इलाज से पहले हमें नेताजी के पोते का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा से ही हमारे हॉस्पिटल को अच्छे खासे फंड्स देते आए हैं और जिस ऑर्गन की तलाश इस बच्चे को है वही ऑर्गन उस बच्चे को भी लगना है। तो मैं चाहता हूं कि पहले तुम नेताजी के पोते का इलाज करो। लेकिन शुंतारो कहता है कि पहले लाइन में तो ये बच्चा लगा था, तो जान बचाने के लिहाज से पहले मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। उसके पास अभी भी टाइम है 1-2 महीने का, तब तक हम कोई दूसरा ऑर्गन जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन सीनियर का आदेश था कि देखो, हॉस्पिटल इमोशन से नहीं सिर्फ पैसों से चलता है और अब नहीं चाहते हुए भी वो खास ऑर्गन जिसकी तलाश नेता के पोते को थी वो उसे दिलवा दिया जाता है और वो दूसरा गरीब बच्चा यूं ही मारा जाता है। कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर शुंतारो नंबर 2 से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप यहां पर आने से पहले खुद भी एक लॉयर ही होंगे, इसलिए आपने ईंट का बादशाह बनने के बाद में यही गेम चूज किया। जिस पर लॉयर कहता है कि सपोज करो अगर तुम्हारे पास में 10,000 वैक्सीन हो और पूरा शहर उन वैक्सीन की तलाश में हो तो वो 10,000 तुम किन में बांटोगे। जहां पर शुंतारो को कहना था कि वो वैक्सीन में उनमें बांटूंगा जो गरीब और मजबूर हैं, क्योंकि अमीरों के लिए तो इस देश की सरकार अगेन मेहनत करके वापस से वैक्सीन बना लेगी, मगर इन गरीबों का कुछ भी नहीं होगा। अगर इस वक्त ऐसी वैक्सीन इन्हें ना मिले तो इनकी मौत तो पक्की है। हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इन बातों को सुनकर नंबर 2 पहुंच जाता है अपने पास्ट में। ये वो दिन था जिस दिन मोमोका, जो कि इस गेम की डीलर थी, और खुद नंबर 2 जो कि इस गेम में आगे चलकर ईंट के बादशाह का रोल प्ले करने वाला था, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। मोमोका बताती है कि हमारी वजह से काफी सारे लोगों की जानें जा रही है और अब ऐसा होते हुए मैं और नहीं देख सकती, मैं आज ही खुद को खत्म कर लूंगी। क्या अगर आपके हाथ में होता लोगों की जान बचाना तो क्या आप ऐसा करते? और इन सारी बातों ने अंदर से नंबर 2 को झंझोड़ दिया था। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो इस गेम को नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर वो इस गेम को जीत जाता है तो ये खेल हमेशा के लिए चलता रहेगा और भी सारे कंपेटिटर्स उसके पास आते रहेंगे, मरते रहेंगे और इस
जिंदगी से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो बार बार नंबर 0 चूज करता है और यहाँ शुंतारो बार बार नंबर 100 चूज करता है और ऐसा करते करते ईंट का बादशाह पहुंच जाता है -10 पर, जहां उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है और शुंतारो उस गेम को जीत जाता है। मगर अब उसका भी दिल पसीज चुका था, वो ये बात समझ चुका था कि जिंदगी की क्या अहमियत है। वहीं सीन शिफ्ट होता है अगुनी पर, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अकाने को लगता है कि लास्ट नाइट हुए हमले की वजह से अब वो मारा गया है। इस पर अकाने को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है और अब वो तैयार हो जाती है हुकुम के बादशाह को खत्म करने के लिए। इसी के साथ हमें बाकी कंपेटिटर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनमें होती है कुइना, आरिसु रोसाकी और लास्ट में नायोमी। ये सब लोग अब डिसाइड कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गेम को जीतकर वो अपनी असली दुनिया में जाकर ही रहेंगे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बचे हैं खाली 2 एपिसोड और लास्ट वाला तो आपका माइंड ब्लो करके रख देगा। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।